हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हो? ठीक हो आप सब लोग? कंफर्मेशन दीजिए फॉर साउंड क्लियरेंस। हाँ जी, अबू आसिफ बेटे क्लियर है साउंड? जी आवाज मैम। सही है? ओके, थैंक यू जी बेटा। थैंक यू बेटा। लेट्स स्टार्ट लेक्चर फॉर द डे। हाँ जी बेटे, टॉपिक कौन सा था हमारा? बैड एंड डाउटफुल डेट्स की डिस्कशंस चल रही थी। आई होप कि अब आपको सिंपल जो पॉइंट्स उन पे ग्रिप हो गई भी होगी कि अलाउंस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, कैसे एडजस्ट करना है, किस तरह उन्हें डिफरेंट अकाउंट से उन वैल्यूज को गो थ्रू करना है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कैसा होगा। आज बेटे एक काम करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और कुछ एक दो नए पॉइंट्स लर्न करते हैं और प्रीवियस पॉइंट्स की रिवीजन हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसके साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करने से पहले बेटे देखिए, मैं आपसे डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस या जिसे बोलते हैं प्रोविजंस। बेटे दो तरह के अलाउंसेस हैं जिन्हें आप अकाउंट फॉर करोगे। एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस या स्पेसिफिक प्रोविजन, और दूसरा है जर्नल अलाउंस या जनरल प्रोविजन। ये क्या चीज है? ऑनर क्वेश्चंस में अब इंट्रोडक्शन होगा टाइप्स ऑफ अलाउंसेस का या टाइप्स ऑफ प्रोविजंस का। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स दो तरह के अलाउंसेस हैं बेटे, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक का वर्ड कहीं पे भी आता है, स्पेसिफिक मीन स्पेशल, स्पेशल टू द कस्टमर। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कस्टमर, जैसे जनाब मैंने 10 कस्टमर्स को ऑन अकाउंट गुड सेल की है, उनमें से जो एक स्पेसिफिक कस्टमर है जनाब मिस्टर बी, मैंने उसको जो उधार चीजें बेची हुई हैं वहां से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे इस चीज का डाउट है। और उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए जो मैं अलाउंस क्रिएट करूंगी दैट वुड बी कॉल्ड स्पेसिफिक अलाउंस या फिर स्पेसिफिक प्रोविजन। अब आउट ऑफ 10 कस्टमर्स एक कस्टमर पे मुझे डाउट है क्योंकि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है, तो प्रॉब्लम पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में मुझे 100% पे ना करे। मैंने जनाब उसे 10,000 की आइटम सेल की हुई है और मुझे लगता है कि आउट ऑफ 10,000 मुझे 10-20% रिसीव नहीं होगा। मैंने उस कस्टमर के लिए अलग से प्रोविजन क्रिएट कर, जो उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए प्रोविजन क्रिएट की बेटे उसे कहते हैं स्पेशल अलाउंस या फिर स्पेसिफिक प्रोविजन। बाकी कितने कस्टमर्स बचे मेरे पास? एक कस्टमर के लिए खास तौर पे जहां पे कस्टमर आइडेंटिफाई हो गया उसके लिए जो प्रोविजन क्रिएट की वो स्पेशल,
और जो रिमेनिंग मेरे 9 कस्टमर्स हैं उनका भी मुझे मालूम है कि 100% रिकवरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ बैड डेट हो जाएगा, लेकिन कौन सा कस्टमर बैड डेट करेगा, किसके डेट्स डाउटफुल हो रहे हैं, कस्टमर स्पेसिफिक नहीं है। वहां पे रिमेनिंग 9 कस्टमर्स के लिए मैं एक कॉमन प्रोविजन क्रिएट कर दूंगी, 10%, 9%, 1%, 2%, जो भी क्वेश्चन में गिवन। तो जहां पे हम कस्टमर स्पेसिफिक हो जाएंगे, किसी खास कस्टमर के लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे, वो स्पेशल होगी, और बाकी तमाम कस्टमर्स के लिए जो हमने एक कॉमन अलाउंस क्रिएट करना है उसे हम बोलते हैं जनरल प्रोविजन या फिर कॉमन प्रोविजन। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? हाँ, आपने बेटे हमेशा पहले स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक बल्कि एक चीज जो सीक्वेंस आपने याद रखना है वो क्या है, देखिए हम जो जब भी प्रोविजन की बात करेंगे, टोटल प्रोविजन की बात करेंगे जिसमें स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन दोनों इंक्लूसिव होंगे। जब भी हम प्रोविजन की बात करते हैं बेटे, टोटल प्रोविजन की बात करते हैं, और टोटल प्रोविजन में स्पेसिफिक और जनरल दोनों इंक्लूड होते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन किस तरह की जाए? प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा आपको क्या बताया कि बेटे ग्रॉस रिसीवेबल की जो भी अमाउंट है उसमें से आपने पहले बैड डेट्स को माइनस करना है, जो टू बी रिटर्न ऑफ है, जिनको अभी माइनस नहीं किया गया, उनको पहले माइनस करना है। जो रिमेनिंग अमाउंट आती है बेटे उस पे फिर हम स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट पहले करते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट कर लेने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास रिसीवेबल होते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड स्पेसिफिक प्रोविजन, बेटे जो रिमेनिंग रिसीवेबल्स आते हैं हम उस पे जनरल प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। अब जब हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन भी आ जाती है, जनरल प्रोविजन भी आ जाती है, फिर हम इसको सम अप करते हैं और जो टोटल प्रोविजन आती है वो हम अलाउंस के अकाउंट में फॉरवर्ड करते हैं। इसी चीज की प्रैक्टिस बेटे इस क्वेश्चन में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, और टाइटल है इसका होमवर्क, पेज नंबर 220। पेज नंबर बुक्स में पेज नंबर 220 पे आइएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 2 तरह के अलाउंसेस हैं, दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, सम अप करना है, जो टोटल अलाउंस आएगा उसे आपने अलाउंस के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और अलाउंस पहले कौन सा हम कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने, कि बेटे हम हमेशा पहले स्पेसिफिक प्रोविजन को कैलकुलेट करते हैं, और स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट कर लेने के बाद जो रिमेनिंग रिसीवेबल्स हमारे पास आते हैं उस पे हम जर्नल प्रोविजन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 विद द टाइटल ऑफ होमर, पेज नंबर 220। जी स्टार्ट करते हैं। कहता है होमर कमेंस्ड ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब अलाउंसेस के बिगनिंग बैलेंसेस हमारे पास नहीं होंगे, रिसीवेबल के बिगनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे ईयर के स्टार्ट में। He extracted the following list of balances from his sales ledger as at 31st March 2011. इसमें देखें रिसीवेबल की उसने खुद ही डिवीजन दे दी है। कहता है सॉरी बेटे आपने बाट को 200,000 के गुड्स सेल किए, लीसा को 400,000 की गुड्स सेल किए। लीसा का रिसीवेबल हमारी बुक्स में 400,000 का, और बार्ट का हमारी बुक्स में रिसीवेबल का बैलेंस 200,000 का। और बार्ट और लीसा के अलावा बाकी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जो टोटल हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल की हैं और उनसे पैसे लेने हैं वो 6.3 मिलियन का है, और टोटल हमारे रिसीवेबल हैं 6.9 मिलियन। ओके जी। इन द ईयर टू 31st मार्च 2011 इन्होंने जनाब अपने बिजनेस का स्टार्ट 1 अप्रैल 2010 में किया है। जो बिजनेस 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट होता है बेटा उसका फर्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31st मार्च 2011 को। अब उसमें वो आपको बता क्या रहा है, कहता है बार्ट एमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स, एमिग्रेट कर दिया बार्ट।
एमिग्रेट कर गया, चला गया, अब उसने हमें पैसे नहीं देने, तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि वो चला गया, अब हमें पैसे नहीं आएंगे। सो उसके अकाउंट को क्या करना चाहिए, बाट से मुझे 200,000 की मैंने चीजें सेल की थी, मुझे बाट से 200,000 रिसीव करना था, लेकिन वो एमिग्रेट कर गया, परमानेंट बेसिस पे चला गया, अब हमें उनसे पैसे नहीं आएंगे, ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब है कि 200,000 मेरे पास क्या है, बैड डेट्स है। लिसा के बारे में क्या कहता है, लिसा इज डिस्प्यूटिंग सर्टन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू ₹100,000। लिसा से जो टोटल पैसे लेने हैं वो 4 लाख लेने हैं, टोटल सेल्स जो हमने पूरे साल में उसको की है वो 4 लाख की है, लेकिन कुछ सेल्स जिसकी वैल्यू, जो एक इनवॉइस उसकी वैल्यू है 1 लाख, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है which have been outstanding for more than 6 months. Homer estimates that Lisa will eventually pay half the disputed amount. हमें लग रहा है कि इस डिस्प्यूटेड अमाउंट का लीसा सिर्फ हाफ पे करेंगी, हाफ हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हाफ अमाउंट का हमें डाउट हो रहा है कि रिमेनिंग हाफ अमाउंट, डिस्प्यूटेड टोटल अमाउंट कितनी है, 1 लाख, उसकी जो हाफ अमाउंट है 50,000 वो हमें रिसीव नहीं होगी, ये डाउटफुल डेट हो गया। और डाउटफुल डेट के लिए हम अलाउंस क्रिएट करते हैं, तो 50,000 का अलाउंस क्रिएट कर दूंगी। अब इस अलाउंस को मैं नाम क्या दूंगी, क्योंकि इसमें कस्टमर का नेम क्लैरिफाई है, कस्टमर वाइज ये स्पेसिफिक अलाउंस है, इसे स्पेसिफिक प्रोविजन का बेटे नाम दे देंगे। तो मेरी स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी हो गई, डिस्प्यूटेड अमाउंट का उसने कहा हाफ दीजिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी, 1 लाख, उसका हाफ कितना हो गया, 50,000। ओके जी, और फिर वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। अभी हम पहले फर्स्ट ईयर को सॉल्व करते हैं, 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, 1 बाय 1 हम एक एक ईयर को रीड आउट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए पहले ईयर एंड 31 मार्च 2011 को सॉल्व करते हैं। मार्च 2011 को सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, जो आपसे डिस्कस किया मैं उसे पहले लिख लेती हूँ, आपके लिए और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाट से जो हमें लेनी थी अमाउंट वो 200,000 है, लीसा से जो अमाउंट हमें रिसीव करनी थी वो बेटे 400,000 है, और जो हमारे अदर कस्टमर्स हैं उनसे हमें जो अमाउंट रिसीव करनी थी वो 6.3 मिलियन 6,300,000 की है। तो मेरे टोटल जो रिसीवेबल थे वो हैं 6,900,000, ये मेरे टोटल ग्रॉस टोटल रिसीवेबल्स हैं। अब जनाब वो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब बार्ट का जो 200,000 है वो एमिग्रेट कर गया, इसलिए बार्ट से हमें 2 लाख नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, बैड डेट। लीसा के बारे में क्या कहता है, टोटल 4 लाख लेना है, 3 लाख का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो 1 लाख है, उसमें से हमें डाउट है कि 50% अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी, हाफ अमाउंट रिसीव नहीं होगी। जिस अमाउंट का मुझे डाउट है वो अमाउंट बनती है 50,000। मैंने 50,000 का क्या करना है, ये स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है, मतलब अलाउंस क्रिएट कर लेना है और इस अलाउंस का नाम रख देना है स्पेसिफिक, क्योंकि कस्टमर का नेम कंफर्म है। अब जो आपके बेटे रिमेनिंग कस्टमर्स हैं उनका भी हमें क्लियर है कि वो हमें 100% रिकवरी नहीं देंगे, वहां पे भी आपके डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स हो सकते हैं। जो हमारे रिमेनिंग रिसीवेबल्स होते हैं, जैसा यहाँ पे अदर रिसीवेबल 6.3 मिलियन के हैं, उन पे जनरल प्रोविजन क्रिएट की जाती है। अब जनरल प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है, उसके लिए देखिए पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलिए। जनरल प्रोविजन ईच ईयर हमने कितनी कैलकुलेट करनी है, कितनी क्रिएट करनी है, वो रिक्वायरमेंट में बताता है। कहता है एज्यूम कीजिए दैट होमर रिक्वायर्स अ जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5%। 5% का जर्नल अलाउंस क्रिएट करना है और हमें इन 3 इयर्स में करना क्या है, राइट अप कीजिए बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट
एन अलाउंस अकाउंट फॉर 3 years, तीनों सालों में अलाउंसेस के और बैड डेट्स के अकाउंट आपने ओपन करने। ओके जी, तो जनाब जर्नल अलाउंस हम रिमेनिंग रिसीवेबल की अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट है 6.3 मिलियन। इसका जनाब हमने जर्नल प्रोविजन इस पे कैलकुलेट करनी है 5%। अब देखो इसका 5% कितना बना हमारे पास 63,100,000। इसका लिया जनाब हमने 5%, ये बेटे बनता है मेरे पास 3,15,000 की जर्नल प्रोविजन। तो मेरे पास टोटल प्रोविजन कितने की हो गई 3,65,000, ये मेरी टोटल प्रोविजन। ये कर ली जनाब हमने सबसे पहले वर्किंग। जब तक आपकी इस पे ग्रिप नहीं आती आपने भी यूं ही पहले वर्किंग करनी है, उसके बाद अकाउंट की तरफ मूव करना है। हाँ जी हामिद आपकी तरफ आ रही हूँ। हामिद अगेन रेज योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये 5% का उसने कहाँ बताया और ये आपने क्यों स्टेप किए, तो जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा ये वाला। रिक्वायरमेंट की तरफ देखो, रिक्वायरमेंट पढ़ो सबसे लास्ट पैराग्राफ। जी मैम, उसने लिखा है अज्यूमिंग दैट हम रिक्वायर अ जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5%। हाँ जर्नल ठीक है अलाउंस मैम। ठीक हो गया। ईच ईयर 5% आपने अलाउंस कैलकुलेट करना और 3 इयर्स के लिए अकाउंट्स बनाना। तो मैम आप वो जो 6300 ये है उसको आप क्यों मल्टीप्लाई कर रही हैं 5% के साथ? किसको करना चाहिए बेटे 6900 को अगर मैं करती हूँ हामिद बेटा, ये नहीं बहुत फिर सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्यूरी होगी। देखो अलाउंस कौन से डेट के लिए क्रिएट किया जाता है जिसपे शक हो, डाउटफुल डेट्स के लिए ना। अब जी 69 आउट ऑफ 6900 2 लाख तो मुझे कंफर्म है वो मुझे नहीं मिलना, वो तो मेरे बैड डेट्स हो गए। जो चीज बैड डेट यस होगी भी उस पर तो नहीं हम अलाउंस क्रिएट करेंगे। फिर आउट ऑफ 6.9 मिलियन जो 4 लाख की लीसा की अमाउंट है उस पर हम प्रोविजन कैलकुलेट कर चुके। तो अगर मैं दोबारा से 6.9 पे प्रोविजन क्रिएट करूंगी तो मैं रॉन्ग कर रही हूँ। इसका मतलब है मैं डबलिंग कर रही हूँ हर चीज की। मैं 2 लाख को बैड डेट्स में भी ले रही हूँ, मैं जर्नल अलाउंस में भी लेके जा रही हूँ। 4 लाख पे मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन भी कैलकुलेट कर ली, मैं जर्नल भी कैलकुलेट करूंगी, तो ये वो डबलिंग हो जाएगी। हम हमेशा जिस रिसीवेबल की अमाउंट पे ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है या उसे बैड डेट्स में डाल चुके होते हैं उस पर दोबारा से अलाउंस क्रिएट नहीं किया जाता। जी मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है बेटे। ओके आगे मैम ये चल। आप हाँ जी हाँ जी। जरा ये भी जरा बता दी कि आप ये जनरल वाला ये सबसे पहला पॉइंट आपने उठाया कैसे, क्या मतलब कि ये जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला अभी आप कर रही हैं फर्स्ट ईयर को सॉल्व करें अभी। देखो पहला उसी को पैराग्राफ। कर रही हैं ना? हाँ अभी सिर्फ पहला साल सॉल्व करें, अभी 2012 की तरफ नहीं गई। पहले 2011 को सॉल्व करेंगे, फिर 2012 और फिर 2013 की तरफ चलेंगे। यस मैम। यहाँ तक जो आपके सामने स्क्रीन पे क्लियर हो रहा है, ये शो हो रहा है, मैंने मेंशन किया हुआ, ये क्लियर है? यस मैम, ये तो क्लियर हो गया ना, हमने जनरल से वो जो था उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल। अब हम चलेंगे टी अकाउंट्स की तरफ। अलाउंस का अकाउंट बनाते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाते हैं। यस मैम। जी बेटा जी, ये हमारे सामने वर्किंग है। अब हम अलाउंस की तरफ चलते हैं। कीप इन माइंड ये फर्स्ट ईयर सॉल्व करें, अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट ईयर सॉल्व करें। अब उसने कहा अलाउंस का अकाउंट बनाएं। ओके जी बनाते हैं। पहले अलाउंस का अकाउंट बनाते हैं, बाद में एक्सपेंस का अकाउंट। अलाउंस का अकाउंट बेटे हमने कैसे बनाना सीखा, क्रेडिट साइड पे बिगिनिंग बैलेंस, ड्रॉ डाउन। अब उसने कहा है कि उसके ट्रेडिंग का फर्स्ट ईयर है, बिजनेस तो उसने अभी स्टार्ट किया, कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जो अलाउंस की अमाउंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो टोटल प्रोविजन हमने कैलकुलेट की है ऑफ 3,65,000, ये हमारे पास अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस है। अब आपको ये तो आइडिया हो गया हुआ है कि बेटे ईयर एंड पे जो हम अलाउंस कैलकुलेट करते हैं, अलाउंस की अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कंपैरिजन करके जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अमाउंट आती है, बेसिकली वो हमारा एक्सपेंस या बेनिफिट होता है जो हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जनाब अलाउंस हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल 3,65,000 का। इसमें स्पेसिफिक अलाउंस भी इंक्लूड है और जर्नल अलाउंस भी इंक्लूड है। तो ये मेरा टोटल है 365 का। ये अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि मैंने अलाउंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा 3,65,000।
आफ्टर देन देखो अलाउंस का बिगिनिंग बैलेंस कितना था 0 और क्लोजिंग बैलेंस कितना 3,65,000। इसका मतलब है कि मेरे डाउटफुल डेट्स बढ़ रहे हैं, मेरी अलाउंस की अमाउंट बढ़ रही है। यहाँ किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे 3,65,000। जितने से बढ़ी है या कम हो रही है, कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, बैड एंड डाउटफुल डेट के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट, ये हम अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट में हमेशा पहले क्या किया जाता है, बैड डेट्स को ट्रांसफर किया जाता है डेबिट साइड पे, किस अकाउंट टाइटल से, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। और मेरे बैड डेट्स कितने हैं वो देखो, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि बाट से जो 2 लाख लेना था ये हमारे बैड डेट्स हो गए। ओके जी, ये 200,000 बाट का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और अलाउंस जो इंक्रीज हो रहा है, अलाउंस इंक्रीज हो तो उसकी बेटे एंट्री क्या करते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट को डेबिट करते हैं और अलाउंस को क्रेडिट करते हैं। तो इस वजह से वो अलाउंस की क्रेडिट साइड पे और बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस के अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। और वैसे भी अगर 3,65,000 की अमाउंट अलाउंस की क्रेडिट साइड पे है तो अंडरस्टूड बात है कि वो दूसरे अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगी। तो जनाब फर्स्ट ईयर में मेरे जो कंफर्म लॉस था वो 2 लाख का और जो डाउटफुल लॉस है वो 3,65,000 का लॉस है। अब ये मेरा जो टोटल लॉस है इस अकाउंट से होते हुए इनकम स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा 5,65,000 का। देखिए ये हमने ट्रांसफर कर दिया इनकम स्टेटमेंट में। सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम वैसे ही इस ईयर को सॉल्व किया जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को किया। एक छोटा सा नया पॉइंट कि जनाब यहाँ पे उसने अलाउंसेस की डिवीजन कर दी, तो कर दे उसको हम यूं कैलकुलेट करके स्पेसिफिक अलाउंस अलग से और जनरल अलाउंस अलग से कैलकुलेट करके सम अप करके उसे अलाउंस के अकाउंट में ट्रांसफर करते। तो ये जनाब जो हॉमर था उसकी ट्रेडिंग के फर्स्ट ईयर्स के आउटकम है। अब हम सेकेंड ईयर को रीड आउट करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हुआ देखो, कहते हैं इन द ईयर टू 31 मार्च 2012, नेक्स्ट ईयर में भी उसने इसी तरह बेटे आपको रिसीवेबल की डिवीजन दी हुई है। कहता है आपका एक कस्टमर मैगी है जिसे 2,40,000 आपने लेना है, मार्च से 400,000 लेना है, 4 लाख लेना है, लीसा से अभी भी 60,000 लेना है और अदर जो आपके रिसीवेबल हैं वो 6.6 मिलियन के हैं। टोटल ग्रॉस रिसीवेबल की अमाउंट आपके पास 7.3 मिलियन है। अब डिटेल क्या बताता है, पहले बताता है कहता है जो मैगी है, मैगी से कितना लेना है 2,40,000। मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड हर डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ। मैगी से तो क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गया है, वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो उसकी जितनी भी अमाउंट है आप राइट ऑफ कर दे, मतलब बैड डेट्स बना। तो सेकेंड ईयर में हमारे बैड डेट्स कितने के हो गए 2,40,000 के। उसके बाद मर्ज 4 लाख किससे लेना है इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, कहता है मर्ज इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज। आपके इस कस्टमर को भी कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए हॉमर ने डिसाइड किया है, कंसिडर किया है कि 50% अलाउंस जो है इसके डेट के एंगेज में क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि 50% पैसे इससे नहीं मिलेंगे। तो भाई मर्ज का 4 लाख का 50% 2 लाख हमें डाउट है कि वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हम अलग से जो अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं 2 लाख का, ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक अलाउंस हो जाएगा। तो 2 लाख ये क्रिएट कर देंगे। Homer is no longer supplying goods to Lisa. लीसा के साथ हमारा बिजनेस प्रीवियस ईयर 2011 में भी था, 2012 में भी हमारा इनके साथ बिजनेस चला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स थे उनके साथ चल रहे उस कस्टमर के साथ, इसलिए होमर कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम लीसा को फ्यूचर में गुड सप्लाई नहीं करेंगे एंड द बैलेंस व्हिच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर डिस्प्यूटेड इनवॉइस इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब हमने लीसा से जितना लेना था डिस्प्यूटेड अमाउंट, जो भी रिमेनिंग उसकी 60,000 की जो अमाउंट है उसे भी हम बैड डेट्स में डाल रहे हैं, क्योंकि अब वो हमें नहीं मिलेगा, उसके साथ हमारे इनवॉइसेस के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं।
ओके जी, तो ये जनाब सेकेंड ईयर में ये वर्किंग करनी है। इन वर्किंग को कर लेने के बाद फिर से यही अकाउंट्स बनाने, तो मैं इसी तरह आपके सामने डिटेल में वर्किंग करूंगी और अकाउंट्स बनाऊंगी। चलो मिलके बनाते हैं, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। $2012 2,40,000 400,000 Lisa 60,000 others 6.6 million $73,100,000 ये टोटल रिसीव। चलें जनाब, अब दोबारा से पढ़ते हैं। मैगी के बारे में क्या बताया कि जनाब मैगी बैंकक्रप्ट डिक्लेयर्ड हो गया, अब वो पैसे नहीं दे पाएगा, उसका बिजनेस खत्म हो गया, इसलिए कहा गया है कि उसके डेट को राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ करने का मतलब है कि जनाब बैड डेट्स बना दें। तो मेरे बैड डेट्स कितने हो गए? मैगी के टोटल डेट बैड डेट्स हो गए ऑफ 2,40,000। ओके जी, आफ्टर देन मर्ज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जनाब उसकी 50% अमाउंट के बारे में हमें डाउट है, तो जहां पे डाउट हो वहां पे अलाउंस क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे इस अलाउंस के एंगेज में हमें कस्टमर कंफर्म है, इसका मतलब यहाँ जो अलाउंस क्रिएट होगा उसका नाम क्या रखेंगे हम? स्पेसिफिक अलाउंस। और वो कितना है? उसने कहा 50% अमाउंट। 50% अमाउंट हमारे पास कितनी बनेगी? 200,000। लिसा को अब हम फर्दर गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे। लास्ट ईयर भी इनवॉइसेस के प्रॉब्लम्स थे, इसलिए कहा गया है कि उसके अकाउंट को हम राइट ऑफ करने जा रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब ये है कि उसके अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए, जो बकाया पैसे रह गए उसे बैड डेट्स में डाल दीजिए। जहां तक बात है रिमेनिंग कस्टमर्स की, 6.6 मिलियन के बेटे रिमेनिंग कस्टमर्स हैं, उनका क्या करना है? उन पे जर्नल प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जर्नल प्रोविजन आपने 5% कैलकुलेट करनी है। सो 66,100,000 का 5% बेटे आपके पास बनता है 3,30,000। ये हमारे पास जनरल प्रोविजन है। 3,30,000। अब देखो 2 लाख की स्पेसिफिक प्रोविजन और जर्नल प्रोविजन आपके पास है 3,30,000। टोटल मेरे पास अलाउंस कितने का हो गया? 5,30,000। टोटल अलाउंस वो 5,30,000। वर्किंग हमने कंप्लीट की। अब जनाब हम इनके अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले अलाउंस अकाउंट। फिर देखो ब्रॉड डाउन, इस ईयर का ब्रॉड डाउन होगा। यस, जो 2011 के एंड में हमने अलाउंस कैलकुलेट किया था वो 2012 का बिगिनिंग बैलेंस बनेगा। और वो अलाउंस कितना हमने कैलकुलेट किया था हम प्रीवियस ईयर के अकाउंट में जाके देखते हैं। तो ये देखो आपके सामने 3,65,000 के का बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था अलाउंस का, जो कि दिस ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। 3,65,000 का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बेटे हम कैलकुलेट कर चुके, वो हमारे सामने है 5,30,000। तो दिस ईयर भी हमारे पास अलाउंस की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। $5,30,000, 5,30,000। देखते कितने से इंक्रीज हो रही है, माइनस करते हैं। 530 माइनस 365, अलाउंस इंक्रीज हो रहा है बेटा आपका
1,65,000 यस 1,65,000 से ट्रांसफर करेंगे इसे बैड एंड डाउटफुल डेट के अकाउंट में। तो इसके पैरेलल यहां ये अकाउंट भी बनाते हैं। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। हाँ जी, इसकी डेबिट साइड पे क्या आएगा? बैड डेट्स आएंगे अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। और बैड डेट्स कितने हैं वो देखो, हम पहले से कैलकुलेशन कर चुके। मैगी का 2,40,000 और लीसा का 60,000। टोटल बैड डेट्स कितने के हुए? 3 लाख के। और अलाउंस अकाउंट की क्रेडिट साइड से बैड डेट की डेबिट साइड पे इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अलाउंस वो ट्रांसफर कर दी 165,000। तो हमारा जो टोटल लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा बेटे वो 4,65,000। ये जनाब इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, थर्ड ईयर की तरफ जाने से पहले मुझे बताइए कोई इशू है तो अभी मेरे से डिस्कस कर लीजिए, फिर हम थर्ड ईयर की तरफ मूव करेंगे। हामिद और बाकी स्टूडेंट्स बेटे कोई इशू है तो अभी बता दीजिए, पूछ लीजिए, जिसने भी पूछना है क्लास के बिहाफ पे। अदरवाइज मैं सपोज कर रही हूँ कि क्लियर है यहाँ तक और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें अगेन रेज योर हैंड। नोटिफिकेशन चला जाता है यहाँ मेरे पास से। हाँ जी मैम, क्लियर है मैम सबका। सबका और क्लियर है? ग्रुप में कोई मैसेज नहीं है। जी मैम, मैसेज नहीं आया ग्रुप में। चलें ठीक है, थैंक यू बेटा। अब हम थर्ड ईयर की तरफ चलते हैं। जी बेटे, थर्ड ईयर को पढ़ते हैं। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है? कहते हैं इन द ईयर टू 31 मार्च 2013 अब टोटल रिसीवेबल्स उसने बताए में 7.5 मिलियन, डिवीजन नहीं दी। थर्ड ईयर में टोटल रिसीवेबल्स हैं जनाब 7.5 मिलियन के एंड देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अलाउंस। थर्ड ईयर में हमें कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं चाहिए, जस्ट है क्या। और बैड डेट्स भी कोई नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ है कि जनाब वो जो मैगी का 2,40,000 लास्ट ईयर में हमने बैड डेट्स में डाल दिया था, उसके अंगेंस्ट में कह रहा है कि 50,000 हमें मैगी से रिसीव हो गया। अब बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं। बैड डेट्स रिकवर हो तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं? देखो बेटे, मैगी का 2,40,000 का जो बैड डेट्स है, इसका मैंने क्या किया होगा? जब बैड डेट्स होते हैं अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर डालते हैं। अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे लिखने का मतलब है हम उन्हें रिसीवेबल में से निकाल देते हैं। अब हमारे उस कस्टमर का बैलेंस रिसीवेबल लेजर में नहीं आ रहा, और दूसरा हमने इसको एक्सपेंस में डाल दिया हुआ है, बैड डेट के एक्सपेंस में डाल दिया। और जब बैड डेट्स रिकवर अगर हमें हो जाए ऑनवर्ड ईयर कभी भी, तो सिंपल उसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है? बैड डेट्स रिकवर होने का मतलब है पैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। और क्रेडिट किसको करेंगे जनाब? देखो, जब ये बैड डेट्स हुए थे 2,40,000 के, तो बैड एंड डाउटफुल डेट के एक्सपेंस के अकाउंट को मैंने बढ़ाया था, वहां पे इसको डाल दिया था 2,40,000। यहाँ पे ये 3 लाख में 2,40,000 शामिल। और अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाएं तो जहां पे ये लॉस डाला था उस लॉस को हम कम कर देते हैं। हम क्या करेंगे? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैड डेट्स रिकवर की ये एडजस्टमेंट होगी। क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसे आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं? बैड डेट्स हमारे रिकवर हो रहे हैं, वो हमारे बैड डेट के एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। और बैड डेट होना हमारा लॉस है, तब उसे डेबिट करते हैं। बैड डेट्स हमारे रिकवर हो जाना ये हमारा बेनिफिट होता है। जब बेनिफिट होता है तो बेटे हम बैड एंड डाउटफुल डेट के एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब जनाब थर्ड ईयर में जस्ट इतनी सी इंफॉर्मेशन है, ना कोई बैड डेट्स है, ना कोई स्पेसिफिक अलाउंस है, सब बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं। और बाकी जर्नल अलाउंस तो हमने क्रिएट करना ही करना है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे या नहीं करे। तो जर्नल अलाउंस तो कैलकुलेट
होगा। तो चलिए 2013 को सॉल्व करते हैं। टू 2013 यहां सबसे पहले अलाउंस, ब्रॉट डाउन, बिगनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर से ले लें, प्रीवियस ईयर का अकाउंट निकालते हैं। देखो मेरे पास अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5,30,000। ये मैंने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनाया और क्लोजिंग बैलेंस अब मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक अलाउंस, कोई बैड डेट्स नहीं है, तो जो टोटल रिसीवेबल की अमाउंट है उस पर किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो उन्हीं रिसीवेबल की अमाउंट पे मैं 5% अलाउंस कैलकुलेट कर लूंगी। 7.5 मिलियन 700,000 का बेटे 5% कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आता है 3,75,000। जनाब हमारे बिजनेस की कंडीशन बड़ी अच्छी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे डाउटफुल डेट्स जो हैं वो 5,30,000 से कम होके 3,75,000 पे आ गए। तो अलाउंस मेरा डिक्रीज हो रहा है 1,55,000 से। ये देखिए बैड एंड डाउटफुल डेट। अब यहां ये अकाउंट बनाते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। अब बैड डेट्स तो कोई है नहीं है, डेबिट नहीं होंगे, बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, जर्नल एंट्री आपके सामने उसको पोस्ट करेंगे, तो बैड डेट्स रिकवर को किस तरह लिखेंगे, कैश का टाइटल देंगे और जितने के बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे क्रेडिट करके अपने लॉस को कम कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा अलाउंस जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, वो भी हमारा बेनिफिट है। वो अमाउंट 1,55,000 की अमाउंट अलाउंस अकाउंट की डेबिट साइड से आपके बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जनाब 155,000 प्लस 50,000 हमारी इनकम स्टेटमेंट में थर्ड ईयर नेट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है 2,05,000 का। तो जनाब इसमें नया पॉइंट क्या लर्न किया बेटे हमने, एक तो ये लर्न किए नए पॉइंट्स कि अलाउंसेस दो तरह के, स्पेसिफिक एंड जनरल। और जब अलाउंसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अकाउंट्स में तो टोटल अलाउंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, स्पेसिफिक अलाउंस अलग से कैलकुलेट कर लिया जाता है वर्किंग में, जर्नल अलाउंस को हम अलग से कैलकुलेट करके सम अप करते हैं, जो टोटल आता है वो हमारे अलाउंस के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एक नया पॉइंट ये, दूसरा नया पॉइंट क्या है कि जनाब बैड डेट्स जब हमारे होते हैं तो हम बैड एंड डाउटफुल डेट का जो एक्सपेंस अकाउंट है उसमें डेबिट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के टाइटल से, और जब बैड डेट्स हमारे रिकवर हो जाए तो हम क्या करते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को कम कर लेते हैं, हम उस अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं कैश के टाइटल से। और बैड डेट्स रिकवर की अगर वो आपसे एंट्री रिक्वायर करे तो बेटे एंट्री क्या पास की जाती है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं सॉरी बैड एंड डाउटफुल डेट सॉरी उस एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो बेटे ये क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन टाइटल इज लोपेस 221 पे। जी हामिद। जी हामिद बेटा। मैं पूछना आपसे ये था कि ये जो 2013 में कैरिड ऑन वैल्यू आपने 3,75,000 कहाँ से ऐड की है, वो तो पहले वाले में तो हम वो जो ऊपर से दिए थे पहले हम उसको करके कहते थे। इसमें रिसीवेबल तो की इसमें ये अमाउंट है, जरा रिसीवेबल की अमाउंट देखो 7.5 मिलियन यस मैम,
इस पे ना जी तो जी हम कोई बैड डेट्स माइनस करने वाले हैं, ना ही कोई ऐसे ही है। स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये तमाम हमारे जर्नल कस्टमर हैं, इन पे जर्नल प्रोविजन आपने कैलकुलेट करनी है। इसलिए मैंने 7.5 मिलियन पे 5% प्रोविजन कैलकुलेट कर ली। मतलब समझ लो बैड डेट्स भी जीरो हैं, 7.5 मिलियन में से जीरो के बैड डेट्स भी माइनस किए, जीरो को स्पेसिफिक प्रोविजन भी माइनस किए। ये हमारे अदर रिसीवेबल हैं जिन पे हमने जर्नल प्रोविजन कैलकुलेट कर दी, तो वो 3,75,000। यस मैम। मैम वो ग्रुप में है मोहम्मद आकिब, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया तो उन्हें कहेंगे क्लास में आपसे पूछ। हाँ बेटे, उन्हें कहने कि मतलब मैं ड्यूरिंग क्लास जी मोबाइल नहीं यूज कर सकती ना। जी आगे जी, बेटे मैंने इसी आके, वजह से आपको बताया। ठीक है, थैंक यू बेटा। आके आपको जो भी क्वेश्चन है बेटे यहाँ क्लास में आप पूछ सकते हो। मैं बार बार कहती हूँ हेजिटेशन फील नहीं करेंगे, यहाँ पे इजीली क्वेश्चन पूछने देखे। हामिद आपके बिहाफ पर डेली पूछते हैं। चलिए मोमना का क्वेश्चन आया हुआ, इन्हें लेते हैं। हाँ जी, जी बेटा मोमना। मैम ये जो अकाउंट रिसीवेबल है जो आपने 3 लाख किया, इसमें ये कैसे किया 3 लाख बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस सेकंड अच्छा अच्छा, 2012 में? हाँ वो देखो मैं बताती हूँ। सेकेंड ईयर की बात करें बेटे, जी सेकेंड ईयर में देखो जहां मैंने वर्किंग की है, मैं आपके सामने वो स्लाइड भी लेकर आती हूँ। ये देखो हमने यहाँ वर्किंग की थी, ये देखो मैगी का 2,40,000। एक तो बैड डेट्स में ये जाने, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनाब मैगी जो है उसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, मुल्क छोड़ दिया, मिग्रेट कर गए, 2,40,000 जो उनसे मिलना था वो अब हमें नहीं मिलेगा। एक तो ये बैड डेट्स हो गए। दूसरा, लीसा के साथ भी बहुत अरसे से डिस्प्यूट चल रहा था, हमने उनके साथ बिजनेस क्लोज कर दिया और उनके अकाउंट्स को हमने कहा राइट ऑफ कर दें, तो लीसा के भी 60,000 बैड डेट्स में चले गए। तो टोटल हमारे बैड डेट्स हो गए 300,000। सही क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटे? जी जी मैम। ठीक है, अब बेटे उसके बाद आकिब की तरफ चलते हैं। आकिब सिस्टम आपसे नाराज हो गया, आप अनम्यूट नहीं हो रहे, ठहरो। जोक ऑफ द डे। आके आपका मैं हैंड लो कर रही हूँ, दोबारा से नोटिफिकेशन दो। आपका हैंड लो भी नहीं हो रहा, अब दोबारा से। आई एम सॉरी आके बेटे, यहाँ नहीं हो रहा। मैं आफ्टर क्लास फिर आपका पॉइंट सॉल्व कर दूंगी। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, सिस्टम हमारा आपसे थोड़ा सा अनॉयड हो गया। चले, हाँ जी आके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी आके। मैम पूछना था कि अलाउंस अकाउंट में आपने बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट एंट्री की थी 1,65,000 की, वो नहीं समझ आया। अभी चलते हैं 1,65,000 कौन से ईयर में? 2012। 2000 ये 12 है हमारे पास। हाँ, वो समझ में नहीं आई। अब देखो आपके यस सामने मैम। इस वक्त स्लाइड है, 2012 की ही वर्किंग है आपके सामने बेटे, उसी में बिगनिंग बैलेंस 3,65,000 कहाँ से आए, ये क्लियर है? यस मैम। प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड किया। यस मैम। अच्छा, अब देखो 5,30,000 का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से आया, ये क्लियर है आपको? 5,30,000 का ये देखो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ वर्किंग में मैंने कैलकुलेट किया हुआ, ये मैंने डबल टिक कर दिया। स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट किया 2 लाख का, मर्ज केंगे इसमें। और जो जर्नल बाकी कस्टमर्स थे 6.6 मिलियन के, उन पे जर्नल प्रोविजन 5% कैलकुलेट की 3,30,000 की। तो क्लोजिंग यस मैम। मेरे पास यस बनी 5,30,000 की। दिख रही है ना बेटे? यस मैम। तो यस मैम। ये अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो बेटे डिफरेंस ले लिया। अब मेरा बिगनिंग अलाउंस था 3,65,000 का, वो बढ़ के 5,30,000 पे चला गया, तो यस। 1,65,000 से अलाउंस ओके। बढ़ रहा है। यस मैम। ओके। ओके हो गया? ओके। ठीक है बेटे। यस मैम। हाँ जी,
मैम जी ये बेटा। सेकंड ईयर का थर्ड पॉइंट पूछना है, सेकंड ईयर का थर्ड चलो पॉइंट, हाँ पूछिए बेटे, सेकंड ईयर का थर्ड पॉइंट। उसकी समझ नहीं आई। लिसा का जो वो बैड हाँ एंड डाउटफुल डेट्स थे वो रिटर्न ऑफ कैसे किए हैं? कैसे किए उसने, क्या कि एक तो हम उनके साथ बिजनेस अब फर्दर डील करें, हम उनको गुड्स नहीं सप्लाई करें, हम नहीं बेच रहे। And the balance which is in respect of last year disputed invoice is to be written off. लास्ट ईयर की जो डिस्प्यूटेड अमाउंट थी 1 लाख की थी, उसमें से मेरा ख्याल है उन्होंने 40,000 दे दिया होगा, तभी तो लिसा का इस वक्त हमारी बुक्स में जो बैलेंस रिसीवेबल शो हो रहा है वो 60,000 शो हो रहा है। इसका मतलब वो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट 1 लाख की थी वो अब 60,000 रुपये आई है, बाकी रिमेनिंग 40,000 मिल गया हुआ है, 60,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए वो रिसीवेबल में आ रहा है और उन्होंने कहा कि अब इसको बैड ऐड कर इज टू बी रिटर्न। मैम ये एंट्री कहाँ करवाई है आपने? कहाँ करवाई है ये देखो, तो वो देखो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन शो हो रही है, जी मैम। देखो लिसा के ऑपोजिट मैंने क्या लिखा, बैड डेट्स हाँ 60,000। और इसके अलावा भी बैड डेट्स है। इसके अलावा मैगी, मैम वो मैगी का के है, मैगी का है। 2,40,000 बेटे, टोटल कितने के हो गए? ओके मैम। 3 लाख के हो गए ना। और बैड डेट्स को हम बैड एंड जी डाउटफुल एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, देखो मैंने वहां 3 लाख लिख दिया। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी बेटा। ये आपने कहा था कि जो स्पेसिफिक है अलाउंस ये अलग से क्रिएट करना है, तो हम तो सारा टोटल ही कर रहे हैं, इकट्ठा ही कर रहे हैं, ये कैसे अलग से क्रिएट होगा? नहीं बेटे ऐसा नहीं कर रहे, क्यों? देखो स्पेसिफिक जो मर्ज था उस पे स्पेसिफिक अलाउंस कस्टमर वाइज 2 लाख का कैलकुलेट किया, और जो अदर कस्टमर्स थे उन पे जर्नल अलाउंस कैलकुलेट किया 5%, 3,30,000। लेकिन ये मैंने बात कही थी, देखो मैं वो फर्स्ट वन स्लाइड आपके सामने लेकर आ रही, यहाँ देखो बेटे मैंने क्या लिखा कि अलाउंसेस की अब हमने डिवीजन कर देनी। अलाउंसेस दो तरह के अब ऑनवर्ड हमारे क्वेश्चंस में आएंगे, एक स्पेसिफिक अलाउंस होगा, एक जर्नल अलाउंस होगा। आपने इन दोनों को अलग से कैलकुलेट करके, मैंने ये बीच में प्लस का साइन डाला हुआ है कि आपने पहले इनको टोटल करना है, फिर जो आपके पास टोटल प्रोविजन आएगी वो आपने अलाउंस के अकाउंट में ट्रांसफर करनी। समझ आ गया? हो गया? ठीक है। जी। आफ्टर देन मुन्ना आप अपना हैंड लो कर लीजिए अगर फर्दर क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे पास अभी हैं 10 मिनट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, आई होप सो कि आप लोग सब स्टूडेंट्स पेज बुक में पेज नंबर 221 पे हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन टाइटल इज लॉपिस। In his first year of trading to 31st December 2011, Lopes made credit sales of 200,000 and received 1,50,000 from his credit customers. यहाँ रिसीवेबल का बैलेंस बताने की बजाय इस क्वेश्चन में रिसीवेबल की एंट्रीज बता रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, हमारे पास रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। रिसीवेबल के अकाउंट में इनको किस तरह ट्रीट करेंगे? अगर आपको याद हो बेटे, अकाउंट क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जो हमने अपने क्रेडिट कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया ये रिसीवेबल के बैलेंस को कम करता है, इसे रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू राइट ऑफ लुडमिला's डेट ऑफ 8,000। लुडमिला से जो हमने, हमारा कस्टमर होगा, उसे जो हमने पैसे लेने थे उसके अकाउंट को डिसाइड किया गया कि राइट ऑफ कर दें, मतलब बैड डेट्स कर दें। ओके जी, बैड डेट कर देते। कैसे करें? जो बैड डेट्स होंगे वो रिसीवेबल अकाउंट की सॉरी वो रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे। उसके अलावा वो कहता है कि स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कीजिए। किसके लिए? जोसेफ के लिए। वो हमारा एक कस्टमर है और उससे जो टोटल हमने पैसे लेने हैं वो 3,500 लेने हैं, उसका स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कर दें। कितने परसेंट नहीं बताया, तो 100% उसकी अमाउंट का इसका मतलब है कि अलाउंस क्रिएट करेंगे 3,500 का स्पेसिफिक अलाउंस। और जो रिमेनिंग हमारे पास फिर रिसीवेबल का बैलेंस आएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ बैड डेट्स एंड द अमाउंट ऑन विच वी वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक अलाउंस, वो माइनस कर लेने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग रिसीवेबल्स होंगे बेटे उस पर जर्नल अलाउंस कैलकुलेट करना है हमें 5%।
तो जर्नल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक अलाउंस उसने दिया हुआ है 3500 का, सम अप करेंगे, हमारे पास टोटल अलाउंस की वैल्यू आएगी, वो हम अपने अलाउंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जस्ट लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे भी बेटे वो कहता है कि ट्रेडिंग का फर्स्ट ईयर है, इसका मतलब है कि अलाउंस का बिगनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, बिगनिंग बैलेंस 0 और क्लोजिंग बैलेंस जो हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से अलाउंस बढ़ रहा है, अलाउंस इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, अलाउंस को क्रेडिट करते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग ही मेड सेल्स ऑन क्रेडिट, फिर से रिसीवेबल अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसकी एंट्रीज बताई जा रही हैं। सेकेंड ईयर में क्रेडिट सेल्स 3 लाख की थी, रिसीव कैश ऑफ 2,80,000 इंक्लूडिंग 4,000 फ्रॉम रुडमिला। रुडमिला का लास्ट टाइम जो डेट था 8,000 का, वो हमने बैड डेट्स में डाल दिया हुआ था। अब उसमें से 4,000 जो है बेटे वो हमें रिकवर हो गया। तो जो बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं उनका क्या करते हैं बेटे, कैश को डेबिट और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। At 31st December 2012, he decided to write off Joseph debt and create a specific allowance against 50%. अच्छा नहीं, अब पहले यहाँ तक है 31 दिसंबर 2012 में डिसाइड हुआ कि जो जोसेफ के डेट पे लास्ट टाइम में हमने अलाउंस क्रिएट किया हुआ था, स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट किया हुआ था, अब उसको बैड डेट कर दिया जाए। जो नॉर्मल बैड डेट्स होते हैं बेटे उनका हम क्या करते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और आपके अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर बैड डेट्स ऐसे हो जाएं जिन पे आपने ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट कर दिया हुआ हो, जब हम अलाउंस क्रिएट कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ये इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है, सुन लीजिएगा, कल मैं दोबारा से रिपीट करवा के फिर आपको सॉल्व करवाऊंगी। 2 तरह के बैड डेट्स अब हम अकाउंट फॉर करेंगे, इस क्वेश्चन में भी एक नया पॉइंट। अब ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में एक छोटा सा नया पॉइंट होगा। तो जनाब इस क्वेश्चन में अब तक जो हमने बैड डेट्स देखे हैं, ऐसे बैड डेट्स को हमने डील किया है जिन बैड डेट्स के लिस्ट में पहले से अलाउंस क्रिएट नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली हमने उनको बैड डेट्स में डाला। जब डायरेक्टली बैड डेट्स में डालते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। लेकिन जिन पे हमने ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट कर दिया हुआ होता है, अलाउंस क्रिएट करने का मतलब है उनका बैलेंस ऑलरेडी बैड एंड डाउटफुल डेट के एक्सपेंस के अकाउंट में जा चुके हुए होते हैं, ऐसे बैड डेट्स का क्या किया जाए, ऐसे बैड डेट्स जो होते हैं रिसीवेबल में तो क्रेडिट होते हैं, लेकिन बैड एंड डाउटफुल डेट के एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट होने की बजाय अलाउंस के अकाउंट में डेबिट होते हैं। उसकी रीजन क्या है, टाइम शॉर्ट है, क्यों करते हैं ये चीज मैं कल दोबारा से रिपीट करूंगी। फर्दर पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट 50% ऑफ चॉकिन्स, टोटल डेट्स ऑफ 6,000, चॉकिन के टोटल डेट्स पे 50% जो है वो अलाउंस क्रिएट करें और रिमेनिंग पे 8% जर्नल अलाउंस। इसी तरह बेटे थर्ड ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, रिक्वायरमेंट क्या है, ईच ईयर में हमें रिसीवेबल का, बैड डेट एक्सपेंस का और अलाउंस का अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, हम कंपैरिजन करेंगे, आज नहीं कल सीखेंगे कि जनाब वो बैड डेट्स जिनके अगेंस्ट पहले से प्रोविजन क्रिएट ना की गई हो उसका इफेक्ट या ट्रीटमेंट क्या होता है, अब तक हमारी ग्रिप हो चुकी कि रिसीवेबल में क्रेडिट करें, बैड डेट्स के अकाउंट में डेबिट करें। और जिनके केस में ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है और वो बैड डेट्स हो जाएं, उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्या है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट टाइम अल्लाह।